एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, मतलब मुझे एक्सेलरेशन पता करना है जो अर्थ की ग्रेविटी के वजह से अपन को मिलता है। ग्रेविटी शब्द का यूज अपन उस समय करते हैं, मतलब क्या है, मेरे पास सपोज दो बॉडी हैं, एक है बॉडी ए, एक है मेरे पास बॉडी बी। अगर बॉडी ए को बॉडी बी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन दोनों बॉडी में से जो अट्रैक्ट करने वाली जो बॉडी है वो अगर अर्थ है, अगर इस बॉडी बी को मैं अर्थ मान करके चलता हूं तो जो बॉडी ए को अट्रैक्ट करेगी इसे अपन बोलेंगे ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के लिए अपन को एक बॉडी अर्थ का होना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं कि जो बॉडी ए है वो किस एक्सेलरेशन से बॉडी बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसे मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल जी से। स्मॉल जी का मुझे डेरिवेशन ड्राइव करना है, तो स्मॉल जी का डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए मैं सबसे पहले शेल थ्योरम पर जा रहा हूं। शेल थ्योरम, शेल थ्योरम को अगर देखा जाए तो इसके मैंने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व कराए थे, जिसे आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि सपोज मेरे पास जो अर्थ है, इस अर्थ से किसी एक हाइट पर, सपोज वो हाइट है h, एक बॉडी रखी हुई है, जो बॉडी है जिसका मास m है, और ये जो अर्थ है इस अर्थ की रेडियस है r। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल हाइट देखूं इस ऑब्जेक्ट की, तो ये जो हाइट होगी वो होगी h प्लस कैपिटल R। मीन्स मैं इस हाइट को मान करके चल रहा हूं कि ये स्मॉल r है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू h प्लस कैपिटल R है। यहां पर जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस अर्थ का, इस कंप्लीट अर्थ का जो मास है वो मास इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये अपन मान करके चलते हैं। सिमिलरली ये जो बॉडी है, ये बॉडी भी एक पॉइंट मास है और इसका कंप्लीट मास इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर से सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस अपन ने h प्लस आर मानी है। अगर मैं यहाँ पर शेल थ्योरम को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से देखो कि अर्थ और इस मास के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिया जाएगा F इज इक्वल्स टू G इंटू मास ऑफ द अर्थ M इंटू मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, पार्ट बी जो अभी मैं बता रहा हूं। इस पार्ट में भी अगर मैं देखूं तो सपोज मान के चलो कि ये जो मास m है, ये मास इस अर्थ के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है। ये मेरे पास अर्थ है, इस अर्थ के अंदर किसी एक पॉइंट पर ये मास m लाई कर रहा है। अब ये जो अर्थ है और ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास इसके अंदर है, तो यहां से मैं चारों तरफ एक स्फीयर मान करके चलूंगा और ये जो स्फीयर है वो स्फीयर होगा सॉलिड। इस सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस मैंने मानी स्मॉल r है, और इस अर्थ की जो रेडियस है वो मैंने मानी कैपिटल R है। इस पर जो पॉइंट मास है उसका मास मैंने मान लिया m है, और इस अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल M। अब ये जो सॉलिड स्फीयर जो मैंने कंसीडर किया है, इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर जो मास m रखा हुआ है, इस सॉलिड स्फीयर का मास मैं मान करके चल रहा हूं mr है। ओके, अगर इस सरफेस पर जो मास रखा हुआ है तो मुझे अगर
इसकी वजह से, इस सॉलिड की वजह से इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता करना है, तो वो F इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आएगा G इंटू एम आर, मीन्स मास ऑफ दिस सॉलिड इंटू मास ऑफ दिस बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मीन्स इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये कितनी है? R का स्क्वायर। ये जो एम आर है, इस एम आर को मैं कन्वर्ट करके लिखना चाहता हूं मास ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं इसे पुट करना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान करके चल रहा हूं कि F इज इक्वल्स टू जी एम आर इंटू एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर है मेरे पास। मैं इसके ऊपर आर क्यूब का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अपॉन में भी आर क्यूब का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो F इज इक्वल्स टू जी एम आर इंटू एम अपॉन, यहां पर मैं लिख रहा हूं आर क्यूब इंटू, इसे मैं लिख रहा हूं आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, ये जो मास ऑफ द अर्थ है, इसके लिए मैं मान करके चल रहा हूं कि मेरे पास है मास ऑफ द दिस सॉलिड इज इक्वल्स टू, कितना आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस पार्ट। इसका वॉल्यूम कितना होगा इस वाले स्फीयर का? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और ये आर क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ओके, यहां पर फिर मैं आर क्यूब का मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड आर क्यूब का मैं डिवाइड दे रहा हूं, राइट। इसे मैंने क्या किया, एम आर इज इक्वल्स टू, इसे मैं लिख रहा हूं, देखो 4/3 पाई, ये जो आर क्यूब है इसे बाहर लेके जा रहा हूं, इस वाले आर क्यूब को यहां लेकर के आ रहा हूं, तो मैं इसे लिख रहा हूं कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, इंटू कितना आ रहा है ये आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये वाला जो पार्ट है ये मास ऑफ द अर्थ है, क्योंकि दिस इज द पार्ट वॉल्यूम और दिस इज द डेंसिटी। कैन आई राइट एम आर इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ओके, अब यहां से ये वाला जो पार्ट मैंने फर्स्ट माना था, ये जो इक्वेशन मैंने मानी थी, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं कितना, एम आर की जगह पे मास ऑफ द अर्थ, इसे मैं पुट कर रहा हूं। देखिए मैं इसे लिख रहा हूं F इज इक्वल्स टू जी एम आर की जगह पे लिख रहा हूं एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं एम इंटू, यहां से लिख रहा हूं आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इस आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से निकल के आ रहा है कि F इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम इंटू आर अपॉन कैपिटल आर। अगर कोई भी बॉडी है, जिस बॉडी को, जो बॉडी अर्थ के अंदर लाई कर रही है, तो उसका अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम इंटू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सपोज ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एम पॉइंट, ये अगर इस अर्थ की सरफेस पर लाई कर रहा है, सपोज ये यहां पर है, अब अपन क्या करेंगे, ये अर्थ की सरफेस पर है, तो अब यहां पर पार्ट सी को देखूं, एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस मैं लिख सकता हूं स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर रखूंगा तो यहां से F इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आ रहा है जी एम स्मॉल एम, यहां लिख रहा हूं मैं आर अपॉन आर क्यूब,
इस r से ये कैंसिल आउट होगा तो ये r स्क्वायर आएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, अगर ये अर्थ की सरफेस पर है तो इसका फॉर्मूला होगा ये वाला। अब मुझे पता करना है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए एक चीज को समझने की कोशिश करना कि न्यूटन्स लॉ बोलता है, न्यूटन्स लॉ बोलता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम होता है। इसे थोड़ा सा समझना ध्यान से। सपोज मेरे पास एक बॉडी है ए और मेरे पास एक बॉडी है बी। अगर ये वाली बॉडी स्टेबल है और बॉडी ए बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां पर जो मास है वो मैं मास बॉडी बी का लूंगा। मींस जो बॉडी मूवेबल है, मूवेबल बॉडी होगी, उस बॉडी का मास मैं लूंगा m इस केस में। तो मैं एक चीज जानता हूं कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, बॉडी भी अर्थ है, तो बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बॉडी बी अगर अर्थ है तो अर्थ बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये इसे अट्रैक्ट करेगी तो इसका एक्सेलरेशन कहलाता है, वो कहलाता है स्मॉल जी। ये बात मैं बता चुका हूं, जिसे अपन ग्रेविटी बोलते हैं। तो जी एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। मींस मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन जी इन केस ऑफ द अर्थ, अगर एक बॉडी अर्थ है तो मैं इसे लिख रहा हूं एफ अपॉन एम। अब इसी चीज को यहां से देखो, मैं इसे m को नीचे लेकर के आ रहा हूं तो यहां से जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम, एम इज द मास ऑफ द अर्थ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मीन्स ग्रेविटी की जगह पे अपन लिख सकते हैं क्या कि g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी फाइंड आउट करनी। इसका कुछ रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए यहां से एक चीज देखिए कि ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑफ मास इटसेल्फ। मैं अगर इस ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी का जो खुद का मास है वो तो है स्मॉल m, तो ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये खुद के साइज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। थर्ड, ये अपने शेप पर भी डिपेंड नहीं करता कि इसका शेप कैसा है, क्योंकि इसने शेप स्ट्रक्चर को लेकर के कोई बात ही नहीं किया। शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। ओके, स्मॉल जी मास पर अपने पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ से एक बॉडी है जिसका मास मैंने लिया ये 10 किलोग्राम की है, और दूसरी जो बॉडी जो मैंने ली वो है 100 किलोग्राम की। तो अगर 10 किलोग्राम की बॉडी नीचे फॉल हो रही है और 100 किलोग्राम की बॉडी भी नीचे फॉल हो रही है तो दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने खुद के सेल्फ मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए। दूसरा, अगर वो साइज में देखूं तो इसका साइज कुछ भी हो, मींस इसका कितना भी बड़ा वॉल्यूम हो और इसका वॉल्यूम कितना भी छोटा हो, ये दोनों तब भी अपने सेम टाइम पर ही अर्थ पर पहुंचेंगे, राइट। और शेप पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। सपोज इसका शेप अगर मैं रेक्टेंगुलर ले लूं और इसका शेप मैं सर्कुलर ले लूं तो इन दोनों को अगर मैं फॉलो कराऊंगा तब भी ये सेम टाइम पर ही अर्थ पर पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एयर रेजिस्टेंस should not participate, should not participate।
मीन्स यहां पर एयर रेजिस्टेंस अपन नहीं मान करके चलेंगे। ओके, अब ये डिपेंड किस पर करता है, तो देखिए डिपेंड्स ये किस पर करता है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट मीन्स अगर मास, अगर अर्थ लिया है मैंने तो ये अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर मैं सपोज मार्स लेता तो मार्स के मास पे डिपेंड करता है, जुपिटर लेता तो जुपिटर के मास पे डिपेंड करता। मतलब ये डिपेंड करता कि आपने कौन सा प्लेनेट लिया है, मतलब कौन सा ग्रह लिया है। अगर मंगल ग्रह लेते तो मंगल ग्रह का मास कितना है, अगर अपन बुध ग्रह लेते तो उसका मास कितना है, अगर अपन शनि ग्रह लेते तो उसका मास कितना है। तो ये डिपेंड करता है उसके प्लेनेट पे और उसके प्लेनेट की रेडियस पर। सेकेंड, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ये इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये चीज अपन को पता है तो क्या मैं अर्थ का मास कैलकुलेट कर सकता हूं इस फॉर्मूले से। देखिए जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक चीज मैं जानता हूं कि ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज जी, मीन्स वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं इस फॉर्मूले में। रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, आर इज इक्वल्स टू कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये कांस्टेंट है। मींस जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। क्या मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं जी इज इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। मैं यहां से मास निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं m इज इक्वल्स टू स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। यहां से निकल करके आएगा मास इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू होगी 9.8 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 6.37 इंटू 10 टू दावर 6 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू दावर -11। इसे अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करूं तो इसका मास निकल के आता है, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख रहा हूं मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल्स टू 5.97 इंटू 10 टू दावर 24 किलोग्राम। और ये जो जी की वैल्यू है, ये जो जी की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट किसने की थी, एक कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे। कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10 टू दावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। जब मैंने मास निकाल लिया तो क्या मैं इसकी एवरेज डेंसिटी भी तो डिटरमाइन कर सकता हूं। मुझे डिटरमाइन करना है मास, मुझे पता है, मुझे डिटरमाइन करना है एवरेज डेंसिटी। मैं लिख रहा हूं एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी डेट मीन्स रो, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। मुझे पता है कि स्मॉल जी इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मास ऑफ द अर्थ में पुट कर रहा हूं जी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ, दिस इज एवरेज डेंसिटी अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3 इंटू जी अपॉन 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर। इसमें मैं जी की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 3 इंटू 9.8 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू जी की वैल्यू है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू है, रेडियस है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू आ रहा है 5497 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब मुझे डेंसिटी पता चल गई तो इसे मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं कि ये है 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर अर्थ के शेप को देखूं मैं तो अर्थ का शेप कुछ स्फेरिकल ना होने की बजाय ये जो अर्थ का शेप है वो अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से निकला हुआ होता है, पूरी तरीके से कुछ इस तरीके से रहता है इस अर्थ का शेप। मीन्स ये कुछ इलिप्टिकल टाइप का इसका शेप रहता है। तो इसमें डेंसिटी है वो डेंसिटी कुछ वेरी करती है। डेंसिटी क्या होती है कि इसकी ये जो अपर लेयर होती है, ये जो अपर लेयर है, मीन्स अगर मैं इसके शेप को कुछ इस तरीके से बनाऊं तो इसका ये जो अपर लेयर होती है, ये जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और जो इसकी इनर डेंसिटी होती है, जो इनर वाले पार्ट की इसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी मच हायर होती है, मींस 5500 से ज्यादा होती है, मच हायर होती है। तो हमारी जो एवरेज डेंसिटी निकल के आती है कैलकुलेशन के बाद, ये जो एवरेज डेंसिटी डिटरमाइन होकर के आती है वो एवरेज डेंसिटी है 5500। मींस इसमें डेंसिटी का वेरिएशन है लेकिन अपन एवरेज डेंसिटी से मान करके चलते हैं 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।